हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेयरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो क्लास 11th में जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल वर्ल्ड, आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज़ ये होगी, ये सीरीज अब सीरियल वाइज चलेगी। डेली 1-2 दिन में एक आध वीडियो ज़रूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट लेसन है फिज़िकल वर्ल्ड। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि साइंस क्या है। व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ साइंस। साइंस क्या है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। असल में जो साइंस है, साइंस का हिंदी अर्थ विज्ञान होता है, और साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया, साइंस की जो स्पेलिंग होती है वो SCIENCE, ये लैटिन भाषा का शब्द, और साइंटिया से लिया गया है, SCIENTIA से लिया गया है, जिसका कि मतलब होता है जानना। अपने चारों ओर की चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो वही साइंस है। तो साइंस को क्रमबद्ध से अध्ययन करना, या किसी भी ऐसी चीज़ का जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं उसका क्रम से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करें जहाँ तक कि फ़िज़िक्स की, तो भौतिकी फ़िज़िक्स का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में भौतिकी को फ़िज़िक्स कहा जाता है, और ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है कि नेचर यानी कि प्रकृति। और क्योंकि प्रकृति, अब शुरुआत में जब प्रकृति थी तो डायरेक्ट भौतिक विज्ञान नहीं आई है। पहले भौतिक विज्ञान से पहले विज्ञान जो थी उसको प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। दैट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स को हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही फिज़िक्स कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं, बादलों का बनना, बारिश का होना, और सूर्य का नियमित रूप से उदय तथा अस्त होना, आंधी आना, कोयला जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होना, चंद्रमा की गति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन्हीं सब का अध्ययन हमें फिजिक्स के अंतर्गत करना है। तो जो भौतिक विज्ञान है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान या ताप, विद्युत शक्ति आदि के बारे में क्रम से जो अध्ययन किया जाता है वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकाश, ध्वनि, ताप, विद्युत और दाब यानी प्रेशर, लाइट, साउंड, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी आदि, ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं, इनके बारे में जो क्रम से अध्ययन किया जाता है वही क्या है? फिज़िक्स है। उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये तो हो गई भौतिक विज्ञान की परिभाषा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है सिलेबस में प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो प्रकृति में जो बल हैं वो जानने से पहले हम ये समझते हैं कि बल है क्या। बल क्या होता है? बल एक ऐसी कोई बाहरी चीज़ है जिसे हम किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकते हैं या वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। तो बल वह बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु की गति या उसमें परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है, वह बल कहलाता है। अब इस संसार में कुल 4 प्रकार के बल विद्यमान हैं। कौन कौन से 4 बल होते हैं? पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा होता है क्षीण नाभिकीय बल। तो इस तरह से जो बल हैं संसार में वो कुल 4 प्रकार के बल हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि हम चलते हैं तो चलने पर हमारा पैर वापस से ज़मीन पर ही पड़ता है। अगर हम गेंद को ऊपर की तरफ उछालें तो वह आसमान में ही ऊपर क्यों नहीं चली जाती, वापस क्यों आ जाती है? तो
पृथ्वी में यानी धरती में कुछ ऐसी चीज़ है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है और इसी गुण को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल की खोज 16वीं शताब्दी में न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने ही बताया था कि पृथ्वी जो है सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी में यानी धरती में गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब न्यूटन ने एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार उन्होंने यह बताया था कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स विश्व के संसार के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है और यह दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बल दोनों वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब उन वस्तुओं के बीच में कोई भी माध्यम हो सकता है, पानी भी हो सकता है और कांच भी हो सकती है, कोई वायु या गैस भी हो सकती है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये तो बात हो गई गुरुत्वाकर्षण बल की। देन इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। तो विद्युत चुंबकीय बल, ये बल दो आवेशित कणों के बीच में ही लगता है। अब जब कोई दो कण आवेशित हों, उन पर यदि वो एक निश्चित दूरी पर हों तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा उसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। अब वैद्युत बल पर कूलाम ने अपना एक नियम दिया था। वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने सन 1785 में अपना एक नियम दिया था जिसे हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि दो बिंदु आवेश जिनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो यदि पहले का आवेश उसका नाम Q1 है और दूसरे का नाम Q2 है, तो दोनों के बीच कार्य करने वाला बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका फॉर्मूला भी उन्होंने बताया था। अब आवेश जो हैं उनका नाम क्या है, Q1 और Q2। जो दूरी है वो क्या है, दोनों के बीच की R। तो फॉर्मूला उन्होंने दिया था F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूसरा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल टू ये बना था Q1 Q2/r²। फिर यहाँ पर उन्होंने एक प्रोपोर्शनल हटा करके नियतांक लगाया था तो F बराबर यही फार्मूला हो गया था K इंटू Q1 Q2/r²। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता था विद्युत चुंबकीय बल का कूलाम के नियम के लिए। तो ये वैद्युत चुंबकीय बल हो गया। अब देन इसके बाद बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल की। तो प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ये नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक साथ बांधने के लिए जो बल लगता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। अब जो नाभिकीय बल होता है ये विद्युत चुंबकीय बलों से लगभग 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और यह बल जो होता है केवल नाभिक के अंदर ही प्रभावी रहता है, नाभिक के बाहर नहीं होता। तो ये नाभिकीय बल की बात हो गई। और अगला जो बल हमारा होता है वो क्षीण नाभिकीय बल होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कहाँ होता है, अब जैसे कि कुछ न्यूक्लियर इन्वेंशंस होते हैं, नाभिकीय घटनाएं होती हैं, जैसे रेडियो एक्टिव तत्व से नाभिक से जब बीटा क्षय होता है तो उसमें मूल कणों के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं ही समय के साथ अपने से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। कहने का मतलब उसमें उसके भार में और उसके परमाणु क्रमांक में लगातार कमी होती रहती है और इसी गुण को ही रेडियो एक्टिवता कहते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज सबसे पहले मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये बात हो गई रेडियो एक्टिवता की। और यही कहाँ होता है, क्षीण नाभिकीय बल होता है, अपने आप ये अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता रहता है। तो ये क्षीण नाभिकीय बल की बात हो गई। इसके बाद आता है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते ऊर्जा को केवल। अब देखिए यहाँ पर एक
तथ्य है जिसके आधार पर यह भी कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। और जो आवेश संरक्षण का नियम है वो भी सेम यही कहता है कि आवेश को, अब यहाँ आवेश जो होता है वो दो वस्तुओं के रगड़ने से ही क्रिएट होता है। तो आवेश किसी आइसोलेटेड सिस्टम या अलग निकाय जो होता है उस पर आवेश कुल संग्रहित रहता है। इस पर भी नाभिकीय क्रियाओं से संबंधित नियम ही लागू होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर नंबर 2 के साथ में। इस लेसन में कुल इतना ही था। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन में यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसमें भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और भौतिक राशियों के मात्रक, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।